बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो उत्तर प्रदेश जिसके सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल के 4.5 साल पूरे करने के बाद बड़े बड़े दावे किए। उन दावों में एक दावा यह भी था कि यूपी में अपराध कम हो गए हैं। अब यूपी में ठोक दो की नीति चलती है। खैर, दावों से इतर हकीकत पर नजर दौड़ाएं तो हमारे सामने एक दिल दहलाने वाली घटना है। दरअसल कानपुर के मनीष गुप्ता नाम के व्यापारी गोरखपुर के एक होटल में अपने कुछ दोस्तों के साथ ठहरे थे, जहां सोमवार रात पुलिस उनके कमरे में तलाशी लेने पहुंची। अब परिजनों का आरोप है कि इस जांच के दौरान पुलिस ने मनीष के साथ दुर्व्यवहार किया, उन्हें मारा पीटा, जिससे उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मनीष के शरीर पर जख्मों के निशान मिले हैं। इस घटना के बाद मनीष की पत्नी जब एफआईआर दर्ज कराना चाहती थी तो उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी। ये मामला कई दूसरे मामलों की तरह ही रफा दफा हो सकता था, क्योंकि इसमें एक पक्ष पुलिस का था जिसकी छवि फिलहाल जनता के बीच कैसी है ये यहां बताने की जरूरत नहीं है। खैर, मनीष के परिजनों ने विरोध दर्ज कराया। इस मामले में समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस जैसे दलों ने भी सरकार की निंदा करनी शुरू कर दी। अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार को 20 लाख की सहायता का ऐलान किया। बसपा की प्रमुख मायावती ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की। प्रियंका गांधी ने मनीष गुप्ता के परिजनों से बात की, लिहाजा सरकार भी हरकत में आई। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने खुद मनीष की पत्नी से मुलाकात की, उन्हें सरकारी नौकरी और उनके बेटे जो 4 साल का बेटा है, उनकी पढ़ाई का खर्च उठाने का वादा किया योगी आदित्यनाथ ने। इस मामले में अब पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है और 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी कर दिया गया है। चलिए, देर से ही सही, लेकिन सरकार ने कोई कदम तो उठाया है। मगर इस एक मामले से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और आम आदमी की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। आप देख ही रहे हैं दोस्तों कि इस वक्त भाजपा अपने पिछले 4.5 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा जनता के सामने रख रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर उनके हर एक मंत्री अपने प्रचार क्षेत्र में जाकर ये बतला रहे हैं कि भाजपा के शासन में अपराधों में कितनी कमी आई है। योगी सरकार ने मुठभेड़ नीति को भी खूब बढ़ावा दिया है। आप याद कीजिए बिकरू कांड और उसके बाद विकास दुबे की मौत इसका ताजा उदाहरण है। अभी 15 दिन पहले ही आप याद कीजिए कि अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और उन्होंने योगी जी की पीठ थपथपाते हुए कहा था कि यूपी में पहले गुंडों और माफिया का राज होता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में अपराधी कोई अपराध करने से पहले 100 बार सोचते हैं। इन बातों और दावों के बरक्स हकीकत क्या है, ये अब जनता देख रही है, या कह सकते हैं कि भुगत रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि साल 2019 की तुलना में यूपी में साल 2020 में अपराध में बढ़ोतरी हुई है। अपहरण के मामले में देश भर में 2019 में कमी हुई, इसकी तुलना में यूपी में 2020 में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए। और ये जो घटनाएं हैं 12,913 दर्ज किए गए उत्तर प्रदेश में। बलात्कार के मामले में मामूली कमी आई है, लेकिन अपराधियों के भीतर खौफ पसरा हो ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है। आज से ठीक 1 साल पहले आप याद कीजिए, यानी पिछले साल 29 सितंबर को, आज 30 सितंबर है, पिछले साल 29 सितंबर को हाथरस की घटना में जो पीड़िता थी उसकी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई थी। उसने दम तोड़ दिया था। उस दलित बच्ची के साथ अपराधियों ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी, आपको याद होगा। और उसके बाद आधी रात को जिस तरीके से उसकी लाश को जलाया गया, उसे प्रशासनिक बर्बरता के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता है, और क्या कहा जाए। लेकिन दुखद है कि साल भर बाद भी उत्तर प्रदेश पुलिस के माथे पर बर्बरता का एक और दाग लगा है। तो दोस्तों, आज आइए न्यूज पॉइंट में, इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में ठोक दो वाली रणनीति पर चल रहे सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार की हकीकत की। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आइए सबसे पहले मेहमानों से परिचय करवाऊं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ 4 जुड़े हुए हैं इस वक्त। सीधे लखनऊ से जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्रा जी, और दिल्ली से जुड़े हुए हैं हमारे साथी और देशबंधु के एग्जीक्यूटिव एडिटर
जयशंकर गुप्त जी भोपाल से जुड़े हुए हैं और उत्तर प्रदेश पर पैनी नजर रखने वाले हमारे रोविंग एडिटर भारत शर्मा जी, इनका गांव जो है उत्तर प्रदेश के आगरा के पास ही है और उत्तर प्रदेश से की तमाम हरकतों से, तमाम चीजों से रूबरू होते रहते हैं, क्योंकि 30 दिन महीने का जो होता है उसमें से लगभग 25 दिन ये अपने गांव में ही रहते हैं इन दिनों। तो इसलिए बहुत सारी चीजों को बहुत नजदीक से देख रहे हैं भारत शर्मा जी। और साथ साथ उत्तर प्रदेश के ही बहुत ज्यादा दूर नहीं, नोएडा के बगल में ग्रेटर नोएडा है और वहां से जुड़े हुए हैं हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी। तो आप चारों वरिष्ठ पत्रकारों का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और स्वागत करता हूं तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप सब जो इस वक्त तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं, आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत हो। तो क्या ठोक दो की नीति पर चल रही है योगी आदित्यनाथ की सरकार, और अगर इस नीति पर चल रही है तो फायदा किसको हो रहा है? क्या जनता 4.5 साल के रिपोर्ट कार्ड को सही ढंग से समझ पाई है? ये समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले 2-3 विजुअल दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले आइए, मनीष गुप्ता की पत्नी क्या कह रही हैं, कैसे वो अपनी परेशानियों को बयां कर रही हैं और उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया है, ये देखते हैं। ये दिखाता हूं कि मनीष गुप्ता, मीनाक्षी गुप्ता नाम है मनीष गुप्ता की पत्नी का, जिनकी मनीष गुप्ता जो कथित तौर पर कहा जा रहा है कि पुलिसकर्मियों ने उनकी हत्या कर दी है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है उत्तर प्रदेश में वो यहाँ समझना जरूरी है और उसी पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले मनीष गुप्ता की पत्नी को देखते हैं। सबसे मिलती है, इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है, प्लीज न्याय दिला दीजिए। आप देखिए बाकी सारी क्लिप, कहीं खून नहीं है, वो खून से लथपथ थे। 2 दोस्तों ने भी बताया यहीं पे खून भरा हुआ था, होटल वालों ने सब साफ करवा दिया। प्लीज मदद करिए, मेरे पति को न्याय दिलाइए प्लीज। तो देखा आपने, ये मनीष गुप्ता की पत्नी है, अपने जो उनके पति की हत्या हुई और उसकी निष्पक्ष जांच की गुहार कर रही हैं। हालांकि इसके बाद जैसा मैंने बताया कि योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे और अखिलेश यादव भी पहुंचे। अखिलेश यादव ने वहां पहुंच करके परिजनों को 20 लाख रुपए के मदद का आश्वासन दिया, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने नौकरी और बच्चे की पढ़ाई की बात की, जो 4 साल का इनका बेटा है, और उनकी बात की। लेकिन सवाल बहुत हैं इन तमाम चीज़ों के बाद, क्योंकि एक इंसान अगर चला जाता है तो उसकी भरपाई न पैसे से होती है, न नौकरी से होती है, और न ही बच्चे की पढ़ाई से होती है। किसी भी ढंग के मदद से आप उस जो कमी है उसकी भरपाई नहीं कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ से पहले अखिलेश यादव पहुंचे थे। अखिलेश यादव जब मिलने पहुंचे थे, वहां पुलिसकर्मी जो हैं वो भी बीच बचाव ही नहीं, वो चाहते थे कि न मिल पाए अखिलेश यादव, ऐसा मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन बाद में मिलने के बाद, जब अखिलेश यादव इन परिजनों से मिलने के बाद जब अखिलेश यादव जब बाहर आए तो मीडिया से उन्होंने बात की। क्या कुछ कहा है, आइए वो भी सुनते हैं। समाजवादी पार्टी इस परिवार के साथ है। समाजवादी पार्टी, हम सब लोगों ने तय किया है कि अभी इस परिवार की 20 लाख रुपए से मदद करेंगे और जो भी कानूनी सहयोग करना होगा वो समाजवादी पार्टी के लोग लगातार करते रहेंगे। मुझे याद है जिस समय घटना हुई गोरखपुर में, समाजवादी लोग परिवार से मिले और परिवार की लगातार मदद कर रहे हैं। सर कानपुर में ये दूसरी घटना है, संजीव अपहरण हत्याकांड में पुलिस की लापरवाही से जांच की मौत हुई थी, उसकी जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी आप पुलिस से उम्मीद नहीं कर सकते न्याय करें। बहुत से पुलिस के अधिकारी हैं, बहुत से पुलिस के लोग जो न्याय दिलाना चाहते हैं, जो पुलिस का काम अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार उन अधिकारियों को, उन लोगों को मौका नहीं दे रही है जिससे वो अच्छा काम हो जाए। इसीलिए मैंने कहा है कि हाई कोर्ट के माननीय सिटिंग जज जब जांच करेंगे, सीबीआई जांच जब होगी और माननीय हाई कोर्ट के सिटिंग जज जब उसकी जांच की मॉनिटरिंग करेंगे तो परिवार को न्याय मिलेगा। समाजवादी पार्टी पूरे परिवार के साथ है और मुझे उम्मीद है कि जिस समय ये केस रजिस्टर हो जाएगा फास्ट कोर्ट में चल करके इस परिवार को न्याय मिलेगा, क्योंकि एक उदाहरण होगा जिससे कि आगे घटना ऐसी न हो। अखिलेश जी, क्या सरकार ने मामले को दबाने की कोशिश करी इस मामले में? ये सरकार ने पूरा मामला दबा दिया। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी आप सच नहीं जान पाओगे। सच को मारने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ठीक है।
तो जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में रहेगी आप सच नहीं जान पाएंगे, ये कह रहे हैं। ये दावा है अखिलेश यादव का। सीधे आना चाहूंगा योगेश जी आपके पास, जो कुछ भी घटनाक्रम है इस पर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं, जरा समझाने की कोशिश कीजिए और फिर आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। योगेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही, जब म्यूट है आपका। योगेश जी की आवाज म्यूट है, आवाज नहीं आ रही है। जी आवाज आ रही है? हाँ। योगेश जी की आवाज म्यूट है, लेकिन भारत जी आप योगेश जी की आवाज जब तक खुले, भारत जी आप सुन पा रहे हैं? जी बताएं। क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को? उत्तर प्रदेश को बहुत नजदीक से देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में देखिए, खासकर जब से योगी आदित्यनाथ सीएम बने हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इतना ज्यादा निरंकुश हो गया है ये कि मतलब कमाल वाली स्थिति आई है। कौन क्या करता है वो आप उसका पता नहीं लगा सकते। छोटे से मतलब अगर मैं पुलिस प्रशासन की बात करूं, लूट भरपूर है मतलब। और निचले अगर आप ये कल्पना करें कि नीचे जो ग्रामीण स्तर है, ये हम बात कर रहे हैं गोरखपुर जैसी जगह की, जहाँ पर ये मनीष गुप्ता के साथ हुआ, जो योगी आदित्यनाथ का अपना इलाका है, और हम ये मान सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का हाई प्रोफाइल इलाका है। अगर सीएम का इलाका है तो वहां पर तो लोगों को परेशानी कम होना चाहिए, लेकिन अगर ये गोरखपुर में ऐसा हो रहा है या कानपुर में ऐसा हो रहा है, तो आप कल्पना करिए उन ग्रामीण इलाकों की, वहां पर किस तरीके का व्यवहार पुलिस प्रशासन और बाकी जो प्रशासन है जो वो किस तरीके का व्यवहार लोगों के साथ कर रहा होगा, ये सोचने की बात है। दूसरी देखिए, जो पूरा जो परसेप्शन भी जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो बिगड़ रहा है, वो एक दिन में नहीं बिगड़ रहा, वो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, और सबसे बड़ा जो कारण है वो एडमिनिस्ट्रेशन है। तीसरी जो एक चीज है वो ये है कि जो काम करने का तरीका नरेंद्र मोदी और अमित शाह का है कि वो सारे सूत्र अपने हाथ में रखना चाहते हैं, वही स्थिति है योगी आदित्यनाथ की, ये भी सारे सूत्र अपने हाथ में रखना चाहते हैं। आज की तारीख में आप अगर बीजेपी के किसी भी नेता से आप मदद मांगने की कोशिश करेंगे, जो समाजवादी पार्टी में होता था, समाजवादी पार्टी में आप अगर उनके छोटे लीडर से भी अगर बात करते थे, वो एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके आपकी मदद कर दिया करते थे। लेकिन यहाँ पर यह है कि विधायक स्तर के जो लोग हैं या मंत्री स्तर के जो लोग हैं, उनकी बात भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुनता है। तो वो सीधे के सीधे जो है वो निर्देश सीएमओ जो मुख्यमंत्री कार्यालय है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस जो है, वहां से आते हैं और वहीं से सारी की सारी रिपोर्टिंग होती है। तो ये एक बड़ा विचित्र स्थिति है। मतलब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक मामले में भुक्तभोगी हूँ और मैं पिछले 4 महीने से भटक रहा हूँ एक मामले में। मतलब हालत यह है कि आप अगर जर्नलिस्ट भी हैं तब भी आपको एक सिपाही भी रिकॉग्नाइज करने को उत्तर प्रदेश में तैयार नहीं है ना। और तो ये जो पूरी स्थिति है। एक और जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है राजीव जी, मेरा एक बड़ा सीधा सा सवाल है उत्तर प्रदेश के लोगों से कि आज जो हो रहा है मनीष गुप्ता, देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी के साथ ये होना नहीं चाहिए, लेकिन सवाल है कि ये यहाँ तक कैसे हुआ, ये यहाँ तक कैसे पहुंचा। हम देख रहे हैं कि जब दिल्ली के दंगों में तमाम निर्दोष लोगों को जेलों में बंद किया जा रहा है, भीमा कारेगांव में जब तमाम लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया, जो तमाम इंटेलेक्चुअल लोग थे, तब हमारी कम्युनिटी के एक बड़ा हिस्सा ऐसा था जो कट्टर हिंदुत्व के नाम पर या हिंदू राष्ट्र के नाम पर इन्हीं बीजेपी के लोगों को सपोर्ट कर रहा है कि जब आप दूसरों के घर में आग लगती है, आप अगर ताली बजाएंगे या आप अगर चैन से अगर सो रहे हैं तो आपका घर सुरक्षित नहीं है। ये बात लोगों को सोचना पड़ेगा। तो ये जो आग है, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस, जो देखिए आपको अगर याद हो कि जब पुलिस जब लाठियां बरसा रही थी लोगों के ऊपर, तो यही लोग थे जो दिल्ली के अंदर ये नारे लगाते थे कि दिल्ली पुलिस तुम नट बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो और जब फर्जी एनकाउंटर उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे थे, तब उत्तर प्रदेश के ही लोग थे जो इसको जस्टिफाई कर रहे थे। सवाल यह है कि जब आप किसी स्टेट को पुलिस स्टेट बनाएंगे तो आप भी सुरक्षित नहीं है। तो ये जो स्थिति है, इसकी स्थिति के लिए किसी न किसी हद तक उत्तर प्रदेश के वो कट्टरपंथी लोग
जो केवल हिंदुत्व के नाम पर या केवल राम मंदिर के नाम पर योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों के समर्थन में आज भी खड़े हुए हैं, ये इसके पीछे वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने पुलिस का वो इंस्पेक्टर जिसने उसे आतंकवादी बताकर और उसको मार डाला। तो इसलिए जिम्मेदारी सोसाइटी की भी उतनी ही बनती है, और इसीलिए अब सोसाइटी की ये भी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो उठ के खड़े हों और इसके ऊपर योगी आदित्यनाथ से जवाब मांगे। और दूसरी चीज ये है कि जो घटना हुई है उसमें उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। अब जो आपने हाथरस का जिक्र किया, अभी कुछ दिन पहले एक स्टोरी आई है कि हाथरस में उस महिला जो लड़की है उसके घर के बाहर पूरे गांव का कचरा इकट्ठा किया जा रहा है। आप उसके घर के अंदर नहीं घुस सकते। इसको कौन देखेगा? सवाल यह है कि अगर ये स्टोरी आने के बाद भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन उस पर काम नहीं कर रहा। इसमें एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि जो एसएसपी है और कलेक्टर है वो दोनों के दोनों मिलकर इस परिवार को धमका रहे हैं कि आप एफआईआर वापस ले लीजिए हमारे पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ। तो आखिर निरंकुशता का जो आलम है वो किस स्तर तक पहुंच गया है, ये सबसे बड़ा सवाल है उत्तर प्रदेश के अंदर। जी राजीव, निरंकुशता का ये आलम जो है वो किस हद तक पहुंच गया है, और यही सबसे बड़ा सवाल है। सीधे एक बार योगेश जी आपके पास आना चाहूंगा। जो कुछ भी हो रहा है बहुत नजदीक से आप देख रहे हैं। योगेश जी शायद डिस्कनेक्ट हैं, आवाज नहीं आ रही, लेकिन अमलेंदु जी, योगेश जी आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है जी। योगेश जी, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आपका जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण है इस कार्यक्रम में, क्योंकि आप लखनऊ में बैठे हैं और वहां से उत्तर प्रदेश जो है वो गवर्न होता है। योगी आदित्यनाथ सहित तमाम मंत्रिमंडल के लोग वहां बैठते हैं, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश के उस लखनऊ जो कि मुख्यालय, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहीं से अगले 5 महीने में 3 महीने में जो चुनाव होना है उसकी भी तैयारियां चल रही हैं, और 4.5 साल का लेखा जोखा वहां से पहुंचाया जा रहा है पूरे प्रदेश में। इस लेखा जोखा में ये जो है रंग में भंग करने वाली जो चीज सामने आई है वो भी योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से। इसको लेकर के क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ चर्चा है और क्या हो रहा है? और खासकर चूंकि इसमें सामने वाला जो पक्ष है, दूसरा पक्ष, वो पुलिस है, और जैसा अभी भारत शर्मा जी बता रहे थे कि पुलिस की तरफ से दबाव भी है मनीष गुप्ता के परिजनों के ऊपर कि ये केस वापस ले लो। क्या कहेंगे? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं राजीव जी। इस पूरे घटनाक्रम को कुछ मिला जुला के देखने की जरूरत है, और इस तरह देखने की जरूरत है जिसमें हम कभी शुरू करेंगे गोरखपुर से, कभी लखनऊ और कभी नोएडा आ जाएंगे। अब हम गोरखपुर की घटना को जोड़ के शुरू करते हैं। आप सोचिए कि जिला अधिकारी और वहां का एसएसपी उस औरत को बैठा के कह रहे हैं कि तुम केस विड्रॉ कर लो, उनका परिवार खत्म हो जाएगा, आखिर तुम्हें क्या फायदा मिलेगा, जब उन्हें उसका एफआईआर लिखना चाहिए था। और वो वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद स्टेट गवर्नमेंट न तो एसएसपी के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही है, ना ही डीएम के खिलाफ कर रही है। यहां से अब आइए थोड़ा नीचे चलते हैं। इंस्पेक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई न तो एसएसपी कर रहे हैं, ना ही कोई अफसर एडीजी कर रहा है। आखिर जब घर में और होटल में घुस करके उससे पूछताछ के बहाने उसकी हत्या हो जाती है, जो उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, तो कार्रवाई क्यों नहीं होती है? अब देखिए इसमें इंस्पेक्टर्स कितना महत्वपूर्ण है। ये वही इंस्पेक्टर हैं जिन्होंने एसटीएफ में रहते हुए 2 एनकाउंटर किए और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन में सिपाही से इंस्पेक्टर तक का मिला। आखिर क्यों नहीं ये देखा गया कि इन्होंने जो इनकाउंटर किए वो कितने जेन्युइन हैं? ठोक दो नीति हमारे मुख्यमंत्री जी की है, बहुत से अपराधियों को उन्होंने ठोका है। हम उत्तर प्रदेश के वासियों को लगता था, वासिंदों को, कि अब कम से कम इनकी ठोक दो की नीति के तहत ढेर सारे अपराधी जो हैं वो अंदर चले गए या प्रदेश छोड़ दिए। हम लोग को ये बिल्कुल इनाम नहीं था कि ये जो खाकी वर्दी है वो अपराधियों की जगह ले लेगी। आप आइए, लखनऊ की घटना सितंबर महीने की है। लखनऊ में भी ऐसे ही तिवारी के साथ हुआ था। वो अपनी एक सहयोगी को छोड़ने जा रहे थे, एप्रिल जैसी नामचीन कंपनी में थे, और उनको गोली मार दी पुलिस वालों ने। आखिर बताइए कि क्या वजह है कि गोरखपुर की घटना में 3 लोगों पर एफआईआर है नाम से और 3 अज्ञात हैं, जबकि उनकी पत्नी 6 लोगों के नाम लिख करके देती है। आखिर क्यों बचाया जा रहा है? इससे क्या नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और
योगेश जी की आवाज अचानक चली गई। बहुत महत्वपूर्ण बातें योगेश जी बता रहे थे, लेकिन जैसे जोड़ते हैं योगेश जी की बातों को आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात और अलग अलग पहलू रख रहे हैं। गोरखपुर, फिर आप याद कीजिए एप्पल का एक कर्मचारी, जो एप्पल कंपनी है, अमेरिका कंपनी, उसका कर्मचारी ठोक दिया जाता है। कुछ और घटना, कुछ और होता है। तो ये अपनी बातें आगे रखेंगे, लेकिन सीधा अमलेंदु जी आप जुड़े हुए हैं शायद हमारे साथ, या अमलेंदु जी भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जयशंकर जी, अमलेंदु जी सुन पा रहे हैं हमें? नहीं। लेकिन योगेश जी आप आ चुके हैं, आप अचानक डिस्कनेक्ट हो गए थे। अपनी बात को आगे बढ़ाइए योगेश जी। तो आप देखिए कि गोरखपुर, ये घटना गोरखपुर में होती है, फिर लखनऊ में होती है, एक साल में हाथरस में होती है। आप सोचिए हाथरस की घटना में कितना निर्मम है कि परिवार वालों को सौदा में शामिल नहीं होने दिया जाता है और पेट्रोल छिड़क के जला दिया जाता है। कार्रवाई उस कप्तान के खिलाफ नहीं होती है, बाद में उस कप्तान को एक अच्छे जिले में भेज दिया जाता है। ऐसी ही घटना आपके नोएडा में होती है। अब ये जो चारों घटनाएं हैं, देवरिया से लेकर के गोरखपुर से लेकर के नोएडा तक, जो पूरे उत्तर प्रदेश की तकरीबन सीमा को निर्धारित करती हैं, ये बता रही है कि कैसे इस सरकार ने पुलिस का माइंडसेट बदल दिया है। अगर किसी भी एक घटना पर कार्रवाई हुई होती तो पुलिस का ये माइंडसेट नहीं होता। ठोक दो की जो नीति है वो पुलिस ने यह समझा कि ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो मिले उस माफ करें, बार बार थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की जो पुलिस व्यवस्था है, और खासकर सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था क्या कहें, सुरक्षा व्यवस्था, और इस सुरक्षा व्यवस्था में चाक चौबंद व्यवस्था के लिए जो जिम्मेदार पुलिस है, उसके ऊपर ही अगर सवाल उठने लगे, सवालिया निशान के साथ अगर पुलिस को देखा जाने लगे तो क्या कहेंगे? और अमलेंदु जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल। तो सवाल यही है कि इस घटनाक्रम के, अमलेंदु जी, योगेश जी बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं, लेकिन अमलेंदु जी आपके पास आऊंगा। योगेश जी फिर आपके पास आता हूं। इस पूरे घटनाक्रम को नोएडा से लेकर के लखनऊ होते हुए आप देख रहे हैं गोरखपुर। क्या आपके नजरिए से अगर देखा जाए, आप किस ढंग से इसे देख रहे हैं, जरा ये समझाने की कोशिश कीजिए। से फेल्योर कहा जाए वही है। और ये कोई प्रशासन का फेल्योर, कि पुलिस की ज्यादती का मामला और वो काम सही से नहीं कर रही, ये सब वो मामला नहीं है। क्योंकि ये जिस तरीके से घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार हो रही हैं, ये साफ इशारा कर रही हैं कि सरकार का जो है संरक्षण जो है वो पुलिस और अधिकारियों को प्राप्त है, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई किसी भी स्तर पर नहीं होती है। और पुलिस इसलिए और ज्यादा निरंकुश होती जा रही है, क्योंकि अगर भाजपा के विधायकों की मान लीजिए थानों के अंदर पिटाई हो और वो वीडियो वायरल हो लगातार, और एक नहीं दो विधायकों के वीडियो इस तरीके के वायरल हुए, तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस किस तरीके से निरंकुश हो चुकी है। और निरंकुश क्यों हुई है? क्योंकि ऊपर से आदेश है ठोक दो और हम तुमको बचाएंगे। तो जब बचाने का ऊपर से ठेका मिला हुआ है, किसी को भी ठोक दो बचाया जाएगा, तो पुलिस निरंकुश हो जाएगी। और इसीलिए पुलिस जो है वो निरंकुश हो गई है, और इस निरंकुशता का खमियाजा जो है वो उत्तर प्रदेश की जनता भुगत रही है कुल मिलाकर के। मुझे लगता है कि जो बार बार कहा जाता है कि हिंदू खतरे में, उत्तर प्रदेश में वास्तव में हिंदू खतरे में आ गया है। विवेक तिवारी से लेकर के और मनीष गुप्ता तक, ये जो मारे गए हैं लोग पुलिस के जुल्म की वजह से, जो आरोप लग रहे हैं कि पुलिस ने हत्याएं की हैं, तो ये तो सब हिंदू हैं। तो हिंदू तो निश्चित तौर पर खतरे में है। अब वो चाहे इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या हो, चाहे वो विवेक तिवारी की हत्या हो, चाहे वो हाथरस की बेटी की मामला हो, और चाहे ये मनीष गुप्ता का मामला हो, ये सब हिंदू ही है। तो हिंदू वास्तव में जो है इस योगी राज में जो है वो भाजपा की सरकार में खतरे में है। अब तो ये समझ में आने लगा है, मुझको लगता है। और जनता को भी ये सोचना पड़ेगा कि आप, जैसे भारत जी भी कह रहे थे कि आप तो बड़ा खुशी मना रहे थे कि आप ठोक दो हम साथ में हैं, तो ठोक दो आप रहिए साथ में। तो ये जो है मुझे लगता है कि विचार करने का प्रश्न है। और इसीलिए जो आप देखिए कि एसएसपी और डीएम दोनों के जो वीडियो जो वायरल हो रहे हैं इस तरीके से, वो साफ दर्शा रहे हैं कि वो किस तरीके से केस को दबाना चाहते हैं। और ये योगी मॉडल है। हाथरस में भी यही हुआ, गोंडा में भी यही करने की कोशिश की गई थी, और गोरखपुर में यही करने की कोशिश की गई। अगर मान लीजिए चुनाव नजदीक नहीं होता और सारा विपक्ष एक तरीके से सक्रिय नहीं होता, प्रियंका गांधी बात नहीं करती, अखिलेश यादव नहीं जाते, तो ये मामला दबा ही दिया गया होता है।
अब चूंकि चुनाव नजदीक है, चुनाव सिर के ऊपर है और विपक्ष इतना सक्रिय हो गया है, तो मजबूरी में जो है अफसरों को निलंबित किया गया है। और जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि वो उस महिला ने तहरीर कुछ दी और एफआईआर कुछ और दर्ज हुई है, तो आखिर ये किसके कहने पर बचाया जा रहा है? और दूसरा प्रश्न ये है कि जो एफआईआर ना दबाव मतलब ना करने के लिए दबाव डाल रहे हैं और जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि वो शायद फुटेज भी जो गायब कर दिए गए हैं या सबूतों के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है, तो इसके लिए डीएम और एसएसपी दोषी क्यों नहीं है? ठीक है, आपने 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया, आपने नौकरी की घोषणा कर दी, लेकिन जो लोग इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े अधिकारी, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मुझे लगता है कि अगर योगी जी ईमानदार हैं, मुझे लगता है ईमानदार हैं योगी जी, तो उनको ईमानदारी का परिचय देना चाहिए और बड़े अफसरों के खिलाफ, डीएम और एसपी के खिलाफ भी जो है निश्चित तौर पे कार्रवाई करनी चाहिए और ये संदेश देना चाहिए कि वास्तव में योगी राज्य और राम राज्य है और यहाँ जो है राम राज्य चलेगा। अगर योगी जी समझ मतलब ये संदेश देना चाहते हैं कि राम राज्य है। अभी आप 4.5 महीने का अपना गुणगान कर रहे थे योगी जी और ये बता रहे थे कि भाई सब अच्छा सी, सब चंगा सी, तो ये सब चंगा सी, ये तो 4.5 साल की उपलब्धियां बता रही इस हत्याकांड ने कुल मिलाकर के कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। मुझे लगता है कि चूंकि चुनाव भी नजदीक है और सरकार की जिम्मेदारी भी है, चुनाव हो या ना हो, सरकार की जिम्मेदारी, चूंकि ये सरकार वादा करके आई थी भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का, भय मुक्त समाज का, तो ये कैसा भय मुक्त समाज बन रहा है? जहां रक्षक ही भक्षक हो जाए तो ये कैसा भय मुक्त समाज है? मुझे लगता है कि ये सरकार को इस भय मुक्त समाज का जो उसने वायदा किया था 4.5 साल, तो उसमें कोई काम नहीं किया। भयमुक्त की बजाय भययुक्त समाज बनाने की कोशिश की, भययुक्त समाज बन चुका है। समाज में चारों तरफ भय ही भय व्याप्त है और ऐसी घटनाओं से भय और बढ़ेगा। मुझे लगता है कि सरकार को भयमुक्त समाज की तरफ जो है कदम बढ़ाना चाहिए और योगी निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इस पे अब भयमुक्त समाज की जो वायदा किया था उसको पूरा करेंगे। जी राजीव जी, योगी जी से बहुत अपेक्षाएं, बहुत उम्मीद है अमलेंदु उपाध्याय जी को। और जयशंकर जी, आपके पास आना चाहूंगा। राम मंदिर बनाने का वादा, राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया, राम राज्य लाने का वादा, लेकिन राम राज्य लाने के वादे में कहां अटक गई गाड़ी कि यहां पर तो बिल्कुल एक दूसरी नीति पे चल दी है। राम राज्य में ठोक दो की नीति नहीं थी और यहां तो दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल जो भी सामने आए ठोक दो। उसमें जैसा कि अभी अमलेंदु जी कह रहे हैं कि हिंदुओं के और हिंदुत्व के प्रहरी आप बनते हैं, तो सबसे ज्यादा तो आपने हिंदुओं को ही ठोका है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, पहली बात यह है कि हिंदुओं को ठोके, चाहे मुसलमानों को ठोके, चाहे ब्राह्मणों को ठोके, चाहे पिछड़ी जातियों को ठोके, अनुसूचित जातियों को ठोके, बनियों को ठोके, किसी को भी ठोके, ठोकना गलत है। लोकतंत्र के शासन में अगर लोकतंत्र की व्यवस्था है तो उसमें ठोकने वाली नीति नहीं कर सकती है, पहली बात यह है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जो राम राज्य और ये सब बातें हैं, पता नहीं 4.5 साल का जो अपना वो कार्ड जारी कर रहे थे योगी जी, उसमें इस सब का जिक्र है कि नहीं है कि वो मनीष गुप्ता की हत्या हो गई गोरखपुर में, उनके अपने शहर, जिस शहर से वो लगातार सांसद रहे हैं और अभी वहीं से मुख्यमंत्री हैं, तो उस शहर का जो हाल है, हम बार बार जब चर्चा होती है तो कहते हैं ना कि जो बाढ़ आई थी जब उत्तर प्रदेश में, जब बहुत ज्यादा बरसात होने लग गई थी तो गीता प्रेस वाली गली में नाव चलने लग गई, जंघे तक पानी भर गया था उस गली में। और मैं आपसे बताऊं कि ये जो घटना हुई है, ये तो छोड़ दीजिए, इसके पहले आप समझ लीजिए कि 1 साल पहले एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, उसकी जीभ काट ली गई, इसी गोरखपुर। जुलाई 2021 में एक भाजपा के नेता की माताजी, जो उनकी उम्र 75 साल की थी, उनकी और उनकी एक 3 साल की बच्ची थी, उसकी हत्या कर दी गई थी इसी गोरखपुर। और अभी हाल ही में अगस्त महीने में, मतलब इसी साल के अगस्त महीने में, काजल नाम की एक नाबालिग बच्ची की हत्या हो गई थी इसी गोरखपुर शहर के हॉल में, गगाह जगह है वहां। इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। ये राम राज्य है या रावण राज्य है या दुर्योधन राज्य है या कौन सा राज्य है, भगवान जाने, ये योगी जी तय करके बता देना चाहिए उनको। और देखिए, पुलिस की बात जो है, हम लोग तो बचपन से जब पढ़ते आ रहे हैं ना, तो योगेश ज्यादा इसकी गवाही करेंगे। जस्टिस आनंद नारायण मुल्ला थे मेरे ख्याल से इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा था यूपी पुलिस संगठित अपराधियों का एक गिरोह है। तो पुलिस की जो छवि थी उस समय जो उन्होंने कहा था, वो आज तक वही बात देखने को आ रही है लगातार।
और इस शासन में जो 4.5 साल का जो शासन है, इस शासन में चूंकि पॉलिटिकली उनका इस्तेमाल होने लगा, राजनीतिक तौर पे, मतलब हिंदुत्व के प्रहरी पुलिस के जवान होने लग गए, पुलिस के अधिकारी होने लग गए, और उसके हिसाब से उनके जो एक्शंस होने लग गए, और उसको जिस ढंग से सत्ता का बरदस्त मिलने लग गया। अब बताइए, पुलिस के इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या अगर हो जाती है और उसके बाद भी कहीं कुछ नहीं होता है, मतलब पुलिस अपने लोगों की भी हत्या कर होने में कोई इसको संकोच नहीं है कि ठीक है उसके अपराधी भी छूट जाए। गोरखपुर में जिस ढंग से एसपी और डीएम जो कह रहे हैं उस महिला से, मनीष गुप्ता की पत्नी से, कि भाई केस विड्रा कर लो और ये होगा वो होगा, तत्काल इसी वीडियो और इसी ऑडियो के आधार पे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को इन दोनों अधिकारियों को सस्पेंड कर देना चाहिए और लखनऊ बुला लेना चाहिए। गिरफ्तार कर ले तो भी बड़ी बात नहीं हो, गिरफ्तारी के काम उन्होंने किया है, गिरफ्तार होने लायक काम भी किया है कि भाई जिले का जो पदाधिकारी है, जो जिले का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है, जो जिलाधिकारी है, जिसके जिम्मे जिले में कानून और व्यवस्था को लागू बनाए रखने की का दायित्व है, अगर वो किसी अपराधियों की संरक्षण में उतर जाता है और जो पीड़ित महिला उससे कहता है कि तुम केस विड्रा कर लो, तो फिर न्याय और कानून और व्यवस्था क्या रहेगी उस जिले में। तो इसलिए पहली बात तो यह है, जितने भी अपराधी हैं, जितने लोगों का नाम, मीनाक्षी गुप्ता शायद उनका नाम यही होगा मेरे ख्याल से, उन्होंने अपनी तहरीर में दिया है, उनको तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। उनको अगर आप में दम है, हो सकता है कि वो चले गए होंगे नेपाल के इलाके में, फंस करके निकल गए होंगे, कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन आप तो पाताल और आकाश कहां से ढूंढ कर लाने की बात करते हैं ना। देखिए, जो ठोको नीति इनकी है, जिसके लिए कहा जाता है साहब अपराधियों में दहशत हो गई है, देखिए अपराधी में कहीं दहशत नहीं, अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही, बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। इसी मंच पे हम लगातार ये बात कहते रहते हैं, और घटना मतलब अगर गिनना शुरू कर दे तो फिर एक पूरी किताब बन जाएगी कि कितनी बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है, कितने दलितों और पिछड़ी जातियों और ब्राह्मणों का या बनियों का अपहरण या हत्या हुई है उनकी। मतलब इसके लिए कहीं कोई मतलब ही नहीं रह गया है। दहशत है किसी ब्राह्मण के परिवार में, दहशत है किसी बनिया के परिवार में, दहशत है किसी पिछड़ी जाति के परिवार में, दहशत है किसी अति पिछड़ी जातियों के नौजवानों के बीच में, दहशत है दलितों के, अनुसूचित जातियों के लोगों के मन में दहशत है कि अगर कोई थोड़ा सा वेल टू डू दिखाई देने वाला नौजवान है, वो दहशत में है कि कब उसको कोई अपहरण कर लेगा, कब कोई पुलिस का जवान उसको गिरफ्तार कर, पुलिस का दरोगा उसको गिरफ्तार कर लेगा, उससे पैसे मांगेगा। मतलब एक लाइसेंस मिल गया है, लाइसेंस, ठोको नीति ने एक लाइसेंस दे दिया पुलिस को कि आप किसी को भी उठा करके बंद कर लो, थाने में ले जाओ, उनसे पूछताछ के नाम पे उगाही करो, पैसे लो, अगर पैसा मिल गया, बात बन गई तो फिर छोड़ दो, और नहीं तो फिर उसकी ठुकाई करो, ठुकाई में अगर मर जाता है तो सरकार तो कही रही है कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, ठोको नीति हमारी है तो हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब अभी हमको आश्चर्य से भी यही लग रहा है कि अभी तक मनीष गुप्ता को इन्होंने कोई आतंकवादी या कोई उस ढंग का अपराधी घोषित नहीं किया, क्योंकि तो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था यहाँ से कानपुर में, और वहां गया था, किसी काम से गया होगा, तो ये सब भी हो सकता है। जब सबसे बड़ी बात है कि सत्ता में बैठा हुआ आदमी, जो सत्ता का मुखिया है, जो सत्ता का सूत्रधार है, जो मुख्यमंत्री है इस राज्य का, अगर वो कहता है कि ठोको नीति बहुत हमारी सही है, और तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं, फिर न्याय की उम्मीद किससे कर सकते हैं। अखिलेश यादव ने सही कहा है, इसकी एक सीबीआई जांच कराएं, लेकिन उस जांच की समीक्षा या निगरानी जो है हाईकोर्ट के जज से कराई जानी चाहिए, क्योंकि सीबीआई कब तोता मैना के स्टाइल में काम करने लग जाएगी इसका किसी को भरोसा है नहीं, इसलिए उस पर भी उतना यकीन नहीं है लोगों को। तो इसको न्यायिक निगरानी में जांच होनी चाहिए कि आखिर में क्यों मारा, क्यों, भाई कोई ना कोई कारण तो होगा ना। थाने में और लोगों को भी वो साथ में थे, उन्होंने भी गवाही दी है, तो कोई ना कोई कारण वही है कि वो उनको लगा कि मोटा आसामी है, पैसा वाला है, पैसा दे देगा, पैसा नहीं मिल पाया होगा तो फिर उसकी हत्या कर दी मारपीट करके। तो ये स्थिति बन गई है, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था के नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। योगी जी में दम है, या तो इन घटनाओं को झुठलाएं, या फिर अपने 4.5 साल के जो कार्ड उनका है, जो सो कार्ड उपलब्धियों का कार्ड है, उसमें समाहित करें कि हम अपने शहर गोरखपुर में लोगों को सुरक्षा का माहौल सके हैं, कानून और व्यवस्था का राज कायम नहीं कर सके हैं, विकास की धारा नहीं बहा सके हैं, जल निकासी की व्यवस्था भी नहीं कर सके हैं। ये बात उनको अपने रिपोर्ट कार्ड में शामिल करना चाहिए। जी राजीव।
बहुत सारी बातें और बहुत महत्वपूर्ण बातें आप बता रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से आना चाहूंगा। योगेश जी अपनी बात रख रहे थे लेकिन बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो रहे थे। योगेश जी आपने बातें सुनी, भारत शर्मा जी की भी आपने बातें सुनी, जयशंकर जी की भी, और आपने बातें सुनी अमलेंदु उपाध्याय जी की भी। इसके साथ साथ कुछ आंकड़े भी हैं जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। एनसीआरबी के जो डाटा हैं वो 2020 के आंकड़े, उसके अनुसार एनसीआरबी नेशनल जो क्राइम ब्यूरो है ऑफ इंडिया, उसके जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2020 के आंकड़े हैं, उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे में एक रेप का मामला रिपोर्ट किया जाता है। 2020 का है, एक रेप का मामला हर 2 घंटे, यानी 24 घंटे में 12 रेप। ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं। 2018 में उत्तर प्रदेश में, अब 2 साल और पीछे 2020 के पहले 2018 में जाएं तो उत्तर प्रदेश में रेप पर कुल 4322 मामले दर्ज हुए थे। महिलाओं के मामले इसी तरह, महिलाओं के खिलाफ 2018 में 59,445 मामले दर्ज किए गए। यानी कि हर रोज महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध के मामले में 162 रिपोर्ट दर्ज किए गए हर रोज। ये उत्तर प्रदेश है, जो कि 2017 के मुकाबले 7% ज्यादा है। 2017 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 56,011 मामले दर्ज हुए थे। 17 इसलिए कह रहा हूं कि 17 में योगी सरकार आई थी। 17 से पहले जो 16 का मामला है वो उसमें इससे मतलब ये ज्यादा नहीं था, इससे कमी थी। 2016 का मामला भी यहाँ रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि नहीं तो लोग कहेंगे कि आप योगी जी की बात तो कर रहे हैं लेकिन उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो इनसे पहले थे, यानी कि जो अखिलेश यादव हैं उनकी। लेकिन अखिलेश यादव के समय जो एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है कि यूपी में साल 2016 में जहां कुल अपराध के 4 लाख, योगेश जी 4,94,025 मामले दर्ज किए गए थे 2016 में, 4,94,025 मामले दर्ज किए गए थे अपराध के। वहीं 2018 में 5,85,157 मामले दर्ज किए गए 2 साल बाद, योगी जी के आने के 1 साल बाद कहें। यानी कि 11% का उछाल देखा गया अपराध के मामले में, और वो गतिशील है, वो गतिमान बिल्कुल आगे है। हालांकि सरकार ने जो दावे पेश किए हैं 4.5 साल के रिपोर्ट कार्ड में, वो मजेदार है। दोनों में कंट्रोडक्शन है। इसलिए है क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़े अलग, और हम एनसीआरबी के आंकड़ों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। इस आधार पे यहाँ एनसीआरबी के आंकड़े, और आप जिस पे भी भरोसा कीजिए, लेकिन यहाँ ये सब रखना जरूरी है क्योंकि कह रही है सरकार कि हम 0 टॉलरेंस की नीति अपराध के मामले में अपनाते हैं, और 4 साल में अपराध में काफी कमी आई है। सरकार का कहना है, योगी सरकार का कहना है कि 2016 से 2020 तक में 67.69% की कमी आई है अपराध के मामले में। यह सरकार का दावा। एनसीआरबी कह रही है कि 11% की वृद्धि हुई है। जबरन वसूली, अपहरण के मामले में सरकार का दावा है। ये सब आपके सामने है, और फिर भी मैं अपने दर्शकों के लिए भी रख रहा हूं। लगभग 42% की कमी आई है। दहेज और हत्याओं के मामले में लगभग 10% की कमी आई है, 9% की कमी आई है। बलात्कार के मामले में 32% की कमी आई है। ये सरकार कह रही है। उसके अलावा इस दौरान यूपी सरकार का दावा यह भी है कि मुठभेड़ में 129 अपराधी मारे गए हैं, 2,782 अपराधी घायल हुए हैं, 13 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं और 1,031 पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हुए हैं। 36,990 आरोपी गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार हुए हैं और 523 आरोपी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत, एनएसए के तहत हिरासत में लिए गए हैं, और 10,021 मोस्ट वांटेड अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। ये तमाम बातें सामने रख करके सरकार ये बता रही है कि अपराध में कैसे कमी आई है। एक तरफ सरकार के आंकड़े, दूसरी तरफ आपके सामने मैं रख रहा था एनसीआरबी के आंकड़े। और इन तमाम चीजों को किनारे रख दीजिए योगेश जी, सामने सोमवार की घटना और उसके अलावा आप देवरिया से लेकर के गोरखपुर होते हुए, लखनऊ होते हुए, नोएडा तक पहुंचते हुए जो बातें आप रख रहे थे, उन तमाम चीजों को देखें तो क्या वहां की जनता को ये बात तो समझ में आएगी ना कि सरकार, हम अगर यही घटनाक्रम इससे पहले की सरकार में अगर होता तब भी हम यही चर्चा कर रहे होते, उससे पहले की सरकार में होता, योगेश जी अच्छी तरह जानते हैं, हम और आप पत्रकार हैं, हम लोग वही चर्चा करेंगे। और आज योगी जी की सरकार है, रामराज का वादा है, अपेक्षाएं इनसे ज्यादा है, तो ज्यादा बातें कर रहे हैं। ओवरऑल क्या कहेंगे, अब आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। योगेश जी अचानक डिस्कनेक्ट हो गए हैं, बहुत सारी बातें योगेश जी से। जी योगेश, हमें ये लगता है कि हम लोग आंकड़ों में खो जाएंगे। किसी भी चीज को मापने का जो पैमाना है वो आंकड़े नहीं है,
किस स्तर पर लोग फील कर रहे हैं। आज की तारीख में अगर होटल में आदमी सुरक्षित नहीं है तो होटल जाना लोग पसंद नहीं करेंगे। रात को अगर कोई आदमी सुरक्षित नहीं है, और किससे सुरक्षित नहीं है, वर्दी से सुरक्षित नहीं है। जबकि इससे पहले होता था कि हम लोग कोई रास्ता भटकते तो पुलिस वालों से पूछना चाहते थे, किसी नए शहर में जाते थे। आज तो ये डर लगता है हमें भी कि पुलिस वालों से कैसे पूछेंगे। हमारे एक साथी अभी उत्तराखंड गए थे, उत्तराखंड पुलिस ने उनसे कहा कि तुम घूमने कैसे आ गए, तुम पैसे दो। खैर उन्होंने किसी तरह से पत्रकार थे तो उन्होंने मैनेज किया। ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर इस पार्टी के लोगों द्वारा बिल्टअप किया गया है। हमारे जयशंकर भाई साहब बहुत अच्छी बात कर रहे थे मुल्ला जी का रेफरेंस देकर के, लेकिन वो जो कहा था उन्होंने वो उस समय उतना विजिबल नहीं था जो आज विजिबल है। आज उसे पढ़ा जा सकता है और आज उसे भोगने के लिए हम लोग अभिशप्त हैं। अब देखिए सरकार का स्टैंड, जब हमारे यहाँ तमाम सिस्टम बने हैं कि कोई मामला होगा तो एफआईआर होगी, कोर्ट में जाएंगे, जेल जाएंगे, उसके बाद एलडीए बना हुआ, डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी हुई है, वो डिमोलिश करेगा। आप सोचिए सरकार कैसी है और कानून व्यवस्था पर इसके भरोसे को कैसे माना जाना चाहिए कि यह अपराधियों का घर गिराती है और बुलडोजर गिराते हुए उसकी फोटो बनती है और फोटो चलाई जाती है। यह काम सरकार का नहीं है। इसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट है, जो इसे आप डेवलपमेंट अथॉरिटी कह सकते हैं, इसे आप नगर निगम कह सकते हैं। उसका एक प्रोसेस है। आप दहशत पैदा कर रहे हैं, तो आपके दहशत पैदा करने की कॉपी पुलिस ने भी कर ली है। और आप ये कह सकते हैं कि जब भी योगी आदित्यनाथ के सरकार की बदनामी हुई है, उनकी छवि पर धब्बा लगा है, तो उसका जो कुछ श्रेय है वो पुलिस को ही जाता है। चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो नोएडा हो। तो आप देखिए पुलिस के काम करने का तरीका क्या है। अच्छा, अभी हमारे एक साथी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि आखिर जब मुख्यमंत्री एसएसपी और डीएम को नहीं दंडित कर रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में दो बातें बहुत साफ होती है। एक तो मुख्यमंत्री की नीति और नियति जो कह रहे हैं उससे भिन्न है। दूसरा, नीचे लोगों को ये मैसेज जाने के लिए बहुत पर्याप्त ये है कि आप कुछ भी करो, अगर सरकार की चाही करोगे तो तुम्हारे साथ एक्शन नहीं होगा। आखिर डीएम और एसपी का एक वीडियो वायरल होता है कि वीडियो पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए। हमारे यहां ऐसे भी मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने टेलीविजन की खबरों पर संज्ञान लेकर के एक्शन किया है। ऐसे भी मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने अखबार में छपी खबरों का संज्ञान लेकर के एक्शन किया है। हमें याद है कि एक बार मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री हुए थे और उस समय चीनी मिल बिकने का मामला था। मैं आउटलुक में था, मैंने खबर की, मुलायम सिंह ने दूसरे दिन मुझसे बुलाया और पूछा कि इस खबर में कितनी सच्चाई है। मैंने कहा देखिए सर, मैं तो गलत खबर करता नहीं हूं, आप देख लीजिए। उन्होंने तुरंत बुलाया, एपीसी उनके प्रमुख सचिव थे, मुख्य सचिव थे, और उस पूरे डील को कैंसिल कर दिया। तो एक ऐसे समय जब हम अखबारों पर छपी बातों पर यकीन करते थे, टेलीविजन में दिखाई बातों पर यकीन करते थे, हालांकि आज बहुत से लोग नहीं करते हैं, जनता नहीं करती इस पर, तब एक्शन होता था। तो आज वीडियो जो वायरल हो रहा है तो सरकार खामोश क्यों है? क्यों नहीं डीजीपी एक्शन में आते हैं? इसलिए कि डीजीपी को के एक्शन में आने पर जो सिचुएशन होगी वो सिचुएशन शायद सरकार को स्वीकार न हो, या डीजीपी ये सोचते मैं जो करूंगा वो फिर मेरे कैरेक्टर के लिए, मेरे कैरियर के लिए अच्छा न हो। तो अभी जो सरकारें किस उपयोग कर रही है प्रशासनिक अधिकारियों का, ये एक बड़ा खराब ये है। आप देखिए वहां जो डीएम है वो मुख्यमंत्री जी के बहुत चहेते अफसरों में है और यहां लखनऊ में रहे हैं। आप पता कीजिए कि उनके दौर में बेसिक शिक्षा के टीचर कितने परेशान रहते थे। अभी जो वहां एसएसपी है वो एक पूर्व केंद्रीय मंत्री के दामाद हैं। तो आखिर सरकार चलेगी कैसे? सरकार हमारे आपके रिश्तों से चलेगी, या न्याय से चलेगी, या संविधान से चलेगी, या हमें यह तय करना होगा कि इसमें कोई भी दोषी होगा, हम उस दोषी के खिलाफ इसी प्रोसेस में कार्रवाई करेंगे। योगी जी पर लोगों का बहुत भरोसा था, बहुत भरोसा है, लोग अभी भी मानते हैं। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें हो रही हैं जिनमें वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो चीजें खराब है। और इन चीजों से योगी जी की जो उनकी व्यक्तिगत छवि थी वो खराब हो रही है। ये योगी समर्थकों को
योगेश जी डिस्कनेक्ट हो गए बार बार, हालांकि हो रहे हैं डिस्कनेक्ट और जुड़ भी जा रहे हैं। भारत शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगा। आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं तमाम बातें उत्तर प्रदेश के बारे में। सवाल क्या करूं, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बात हैं ऑलरेडी करने के लिए, कहने के लिए। और ये बातें इसलिए आज हम कह रहे हैं क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं, एक तरफ आपके दावे हैं, एक तरफ आपके वादे हैं, वादे दावे ये तमाम चीजें अलग अलग हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो चीजें सामने आ रही हैं, जो सुर्खियां बटोर रही हैं, सुर्खियों में आ रही हैं, वो तो अपन कुछ और कह रही हैं। आप ही कह रहे हैं कि पिछले 4 महीने से मैं किसी और चीज के लिए और उत्तर प्रदेश में देख रहा हूं, जैसे परेशान हो रहा हूं। वो तमाम चीजें जो हैं ये कहती हैं कि कहीं ना कहीं जो हवाई या जो बातें दिखाई जा रही हैं वो बातें कहीं सच से बहुत दूर हैं। बहुत सारे साथी भी अपने हिसाब से अपनी अपनी बातें, अपने कमेंट लिख रहे हैं। इनके कमेंट्स को, इनकी बातों को भी लूंगा। और आज एक महत्वपूर्ण चीज और भी है कि आज 30 तारीख है और आज कई जगह उपचुनाव हुए हैं। उसमें से महत्वपूर्ण एक उपचुनाव है भवानीपुर में, और जहां ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ रही हैं, उस पर भी चर्चा। लेकिन उससे पहले भारत शर्मा जी, क्या कहेंगे इस ओवरऑल प्रशासनिक व्यवस्था पे, जिसका दावा, और जो थोड़ी देर पहले मैं आंकड़ों के आधार पे, और बहुत सही कहा योगेश जी ने कि आंकड़ों में उलझ के रहने से कोई मतलब नहीं है। साफ और सीधी बात है कि जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, जिनके पास हमें हर परेशानी में सहायता मांगने के लिए पहुंचना चाहिए, और वो जो है वहां तक हम पहुंचना नहीं चाहते, उनसे रूबरू होना नहीं चाहते हैं। ऐसी एक भयावह स्थिति है। ये अंडरलाइन करने वाले सेंटेंस हैं कि अगर आप पुलिस तक पहुंचना नहीं चाहते हो तो, और जो आपका रक्षक है वही अगर आपका भक्षक हो जाए तो फिर क्या, आखिर ऐसी सरकार से उम्मीद क्या की जाएगी? राजीव जी, आपको अगर याद हो, पहले भी एक डिबेट में मैंने आपको एक जर्मनी के एक विद्वान है, उनका नाम मैं अक्सर भूल जाता हूँ, और उनका आपको एक कोड जिक्र किया था कि फांसीवाद जो होता है वो हमेशा उच्च आदर्शों की बात करता है और आपको ऐसी जगह ले जाके खड़ा कर देता है जहाँ पे आदर्श नाम की कोई चीज नहीं होती। असल में सारी सवाल वही है। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आप उत्तर प्रदेश में गृह विभाग में एक RTI लगाइए और आप उसमें पूछिए कि कितने उत्तर प्रदेश में कितने लोग नार्कोटिक्स एक्ट के तहत बंद किए गए, या कितने लोग अवैध हथियार रखने के मामले में बंद किए गए। असल में ये पुलिस के हाथ में हथियार है पैसे वसूलने का। जब पुलिस देखती है कि किसी मामले में उसे पैसे नहीं मिल पा रहे, ये ठीक है कि गुप्ता जी की हत्या कर दी गई, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर नार्कोटिक्स एक्ट या अवैध हथियार रखने के मामले दर्ज किए जाते हैं और उनको जेल भेज दिया जाता है। ठीक है, तो और सबसे बड़ी इसमें बात यह है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा समय ऐसा है जब आपने नार्को या अगर इतना अवैध अगर जो वो है नशीले पदार्थ अगर प्रदेश में आ रहे हैं तो कोई आपने विशेष अभियान चलाया क्या? मैं अगर अपने ही थाने की बात करूं, मैंने जब इस मामले में RTI लगाई थी तो आपको ताज्जुब होगा, करीब 100 पेज की उन्होंने मुझे पूरी समरी दी थी जिसमें नार्कोटिक्स एक्ट के मामले दर्ज किए गए थे। लेकिन मुझे अपने गांव में एक भी ऐसा मामला याद नहीं है कि जबकि पुलिस ने कोई अभियान चलाया हो नशीले पदार्थों के खिलाफ। तो सीधा सा बात है कि ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये आपके लूट के अड्डे हैं। तो कुल मिला के जो पुलिस की जो जिस तरीके का जो वो दिया गया है सुरक्षा। दूसरी एक और चीज मैं आपसे कहूँ, हम अगर देखते हैं, अगर मेरठ के जिन दंगों की हम बात करते हैं जिसमें PSC के कुछ जवानों को बाद में उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे, RSS तब से ही कैंपेन कर रहा है। पूरे पुलिस में, सेना में, यहाँ पे सारी जगह अपने शाखा के लोगों को घुसाने की जो तैयारियां हैं RSS की, जिस प्लांट में उसने काम किया है, हमको यही सारा कुछ दिखाई दे रहा है। जैसे अभी योगेश जी बता रहे थे कि ये जो SSP है ये एक BJP के नेता का दामाद है। तो ये जो महत्वपूर्ण पोस्टिंग जो आप करते हैं जिन लोगों की, है ना, हम और भी कई ऐसे अधिकारियों को जानते हैं जिनके रिश्ते BJP के या RSS के बड़े नेताओं के साथ हैं और उनको बड़ी महत्वपूर्ण पोस्ट दी जाती है और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो एक प्लानिंग के साथ आप पूरी की पूरी सोसाइटी को टेरराइज करने के लिए और डिवाइड करने की जो आप कोशिश कर रहे हैं, ये सब उसी का नतीजा है। और अब मैं फिर वही बात कहूंगा कि जब आप पुलिस स्टेट जिस तरीके का बन रहा है और जब आप उसके समर्थन में खड़े होते हैं, मुझे याद है हमारे जैसे लोग जो इस तरीके के, चाहे वो भले किसी अपराधी के एनकाउंटर की बात, अगर फेक एनकाउंटर का अगर विरोध करते हैं तो हमारे जैसे लोगों को जब देशद्रोही बोला जाता है और ये कहा जाता है कि आप गलत बात कर रहे हैं, ये वही बात है। अगर आप जिस समय घटना हो रही है अगर आप उसका विरोध नहीं करेंगे उस समय, तो सवाल यह है कि बाद में वो आग आपके घर तक पहुंचेगी।
तो अभी वही बात जो सुबोध सिंह के बारे में, मैं सुबोध सिंह के परिवार से व्यक्तिगत तौर पे जाके नोएडा में मिल के आया था। जितनी समझदारी उस परिवार में थी और उनके बच्चों के अंदर थी, मेरे को ताज्जुब हुआ कि एक पुलिस ऑफिसर, और इतना शानदार पुलिस ऑफिसर, उसकी हत्या हो जाती है और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। बल्कि जब वो अपराधी छूट के आए तो उनको फूल माला पहनाकर उनका स्वागत बीजेपी के ही नेताओं ने किया था। या अखलाक के जो हत्यारे हैं, जब उसके जब जेल में मौत हो गई तो उसको तिरंगा झंडा लपेटा गया। सवाल यह है, मैं बहुत सीधा सवाल करता हूं, जिनको ये लगता है, जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं और जो तिरंगे के सम्मान की बात करते हैं, उनका खून इस अपमान के समय क्यों नहीं खोलता? मैं सीधे ये पूछता हूं कि जब गणेश जी की प्रतिमा को आरएसएस का नेकर पहनाया जाता है और जब वो प्रतिमा खड़ी की जाती है, तब हिंदुओं का खून क्यों नहीं खोलता? इसका मतलब है कि जो आपकी भावना है वो मैनिपुलेटेड है। आपकी भावना तभी आहत होती है जब आरएसएस आपको ये समझाता है कि आपकी भावना आहत हो गई। आपकी अपनी कोई भावना है ही नहीं, और इसीलिए आपके पास अपना दिमाग नहीं है, आप दूसरों के दिमाग से चल रहे हैं। और जब आप दूसरों के दिमाग से चलेंगे तो फिर जो अपना दिमाग लगाएगा उसके साथ यही होगा जो आज उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। जी राजीव, उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। लेकिन एक बार फिर से आना चाहूंगा जयशंकर जी आपके पास। जयशंकर जी, जो आज हो रहा है उत्तर प्रदेश में, हालांकि बहुत सारी बातें आप चारों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है इस पर एक नज़र और भी डालने की ज़रूरत है कि एक तरफ विकास की बातें हो रही हैं, सामने चुनाव है, राजनीतिक चहलकदमियां बढ़ेंगी, अलग अलग पार्टी अलग अलग ढंग से, बड़ी पार्टियां, छोटी पार्टियां, तमाम बातें हो रही हैं। लेकिन इसमें ये जो अपराध का मामला है, और इसी में एक पिक्चर और भी उत्तर प्रदेश से ही नजर आई थी, जहां इलाहाबाद से लेकर के गंगा में तैरती हुई लाशें भी दिखाई दे रही थी, और इलाहाबाद के गंगा किनारे घाट पर जो अलग अलग तस्वीरें जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई। तो ये इन तमाम चीजों के बीच एक गजब का और अलग तरह का कॉन्फिडेंस दिखाई देता है अभी वर्तमान सरकार में। जो कुछ भी हो जाए, लेकिन उनकी दिशा एक अलग है। ये किस तरह की राजनीति है, जरा समझना चाहूंगा, क्योंकि राजनीति को बहुत नजदीक से आप देखते रहे हैं। राजीव जी, जो माहौल पेंट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, खासतौर से मीडिया के जरिए, सरकारी विज्ञापनों के जरिए, अखबार पटे हुए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के विज्ञापनों से, टीवी चैनल्स जो हैं पटे हुए हैं, और उसके जरिए जो माहौल बनाया जा रहा है, मतलब उसमें कहीं इन बातों की चर्चा ही नहीं होती है। हमने कहा ना बार बार कि भाई गीता प्रेस की गली में बाढ़ आ जाए गोरखपुर शहर में, ये अपने आप में एक आश्चर्य की बात हो सकती है। वो लगातार, अगर आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जल निकासी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, आप कब्रिस्तान और स्मशान के किनारे पे आप चुनाव जीत करके आते हैं, बताते हैं जिस ढंग से ध्रुवीकरण करते हैं, और उसके बावजूद इतने स्मशान घाट नहीं बनवा पाते हैं कि कम से कम मरने के बाद कोरोना के मरीजों को सम्मानजनक अंत्येष्टि मुहैया हो सके, उनका अंतिम संस्कार सम्मान के साथ हो सके। ये भी नहीं करा सकते आप, स्मशान भी नहीं बना सके आप। अस्पताल, दवाएं, ऑक्सीजन, ये सब तो चीजें हैं ही हैं, लेकिन देखिए विकास कहाँ हुआ है, क्या हुआ है, इसको कौन पूछने वाला है? कहीं जवाबदेही तो है नहीं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कभी करके नहीं बता सकते योगी आदित्यनाथ कि हमने 4.5 साल में ये सब काम किया, ये विकास किया है, क्योंकि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो योगेश मिश्र जैसे पत्रकार कर देंगे कि साहब ये लखनऊ की मेट्रो तो आपके जमाने में बनी नहीं, ये तो बनी थी अखिलेश यादव के जमाने में। ये जो आगरा से लखनऊ का ये एक्सप्रेस वे है, ये तो अखिलेश यादव ने बनाया था, उसी के समय में वहां जहाज उतर गए थे, उसी सड़क पर उतर गए थे। या जो भी मेडिकल कॉलेज मऊ जिले में जाकर के मैंने सुना कि कोई एक बड़े हॉस्पिटल या मेडिकल का उद्घाटन करने चले गए थे योगी जी, वो पता लगा अखिलेश यादव के समय में बना हुआ था, बनकर तैयार हुआ था, पूरा नहीं हो पाया होगा, कुछ उसमें कमी रह गई होगी। लगातार, मतलब हम तो अपने बगल में देखते हैं ना, ये दिल्ली के बॉर्डर पे जहाँ किसान लोग बैठे हुए हैं, धरना लगा करके बैठे हुए हैं, वहां से गाजियाबाद के राजनगर के लिए जो वैशाली होते हुए बनाया हुआ है, एक्सप्रेस वे टाइप का बना हुआ है, वो अखिलेश के समय में बनकर पूरा तैयार हो चुका था। उदाहरण कर दिया योगी जी ने, कर दिया साहब, आकर के फीता काट लिया। तो दूसरे के, चूंकि आपका शादी आपने नहीं है, तो दूसरों के बच्चे को अपना बच्चा कहिए तो बहुत अच्छा लगता है। भले दूसरों के बच्चों को अपना बच्चा मान के पालिए, पोसिए और ये करिए, उसको लाड़ दीजिए, प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, ये तो अच्छा लगता है। लेकिन उसको अपना नाम भी दे दीजिए कि नहीं तो हमारा ही बेटा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। इस समाज में तो कम से कम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो कम से कम जो विकास के आपके जो पन्ने हैं
मैं तो कहना चाहता हूँ, अब चूंकि देखा नहीं है हमने उनके विकास के जो उपलब्धियों का, जो उनका 4.5 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है, अगर देखने के बाद फिर पता करते, एक एक करके बता देंगे लोग, लखनऊ के पत्रकार या यूपी के पत्रकार जो वहाँ सक्रिय हैं लोग, वो बता देंगे कि साहब कौन कौन योजना कब बनी थी, कब उसका पूरा हुआ था, या कब उसका शिलान्यास हुआ था, कब उसका ये हुआ है। आप तो ये बताया कि आपने कितने यूनिवर्सिटी बनाई, आपने कितने सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, विश्वविद्यालय, IIT के इंस्टीट्यूट, मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट की बात नहीं है, जो सरकारी की बात है, कारखाने कितने लगाए आपने। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर का जो फर्टिलाइजर कारखाना था, वो पता नहीं अभी चल पाया है कि नहीं चल पाया है। मऊ जिले में जो स्वदेशी कॉटन मिल थी या गन्ना मिल थी, उसका क्या हाल है किसी को पता नहीं है। बनारस का जो बुनकर ये है, जो हैंडलूम्स थे, जहां पे बनारसी साड़ियां बिकती थी, पूरी दुनिया भर में मशहूर थी बनारसी साड़ियों का, वहां के बुनकर लगातार करा रहे, उनके लिए क्या हुआ है। तो कुछ तो ऐसा आप बताओ ना कि हाँ आप 4.5 साल में हमने ये प्रतिमान कायम किए गंगा को साफ करने की बात चली थी। एक तो हमारी थी बहन जी, मतलब क्या मैं कहूँ, उन्होंने कहा था कि अगर गंगा साफ नहीं हो तो मैं जल समाधि ले लूं। और गंगा मैया कब से खोज रही है कि बेटी कहाँ हो तुम। मैं तो उससे भी और गंदी हो गई, मुझे तो एकदम लोगों ने नाला बना दिया, यहाँ लाशें बहा दिया, हमारे दामन में लाशें बह रही हैं, हमारे रेत के किनारे लाशें दबा दी गई, बेटी तुम हो कहाँ। तो वो लोग गायब है सारे के सारे लोग। कुछ तो बताइए ना किसी एक मामले में। अब ठीक है, मोदी जी अच्छा भाषण करते हैं, लच्छेदार बातें करते हैं और ऐसा माहौल बनाते हैं, और पूरा का पूरा मीडिया सुबह से लेकर के रात तक जो है उसी के यशोगान में लग जाता है, तो ये सब बातें दब जाती हैं, छिप जाती हैं। लेकिन गंगा साफ हुई कि नहीं हुई। बनारस की बात करो ना, बाकी दुनिया के छोड़ दीजिए। बनारस में जहाँ मोदी जी प्रतिनिधित्व करते हैं, जहाँ के प्रधानमंत्री है, बनारस के लोगों ने चुना था, तो वहां गंगा कितनी साफ हुई है, वहां कितने उद्योग लगे हैं। आपने शहर को चमकाने के नाम पे क्योटो क्या क्या बनाने के चक्कर में पूरी काशी की संस्कृति को मटियामेट कर दिया। कितने मंदिर ध्वस्त कर दिए गए, कितने घर उजाड़ दिए गए कॉरिडोर बनाने के चक्कर में। बाबा विश्वनाथ तो क्या कर रहे होंगे उस समय, वो तो पहले ही से जो कचौड़ी गली और ये सब गलियों के पासा थे बाबा विश्वनाथ, तो उन्हीं के त्रिशूल पर टिकी हुई थी काशी। तो उसका पूरा का पूरा कैरेक्टर आप खत्म कर दीजिए, कहिए कि हम फोटो बना रहे हैं, तो फिर उसका काशी, हमारी काशी कहाँ गई। इस तरह से एक बात नहीं है। और आप अलीगढ़ के ताले की जगह क्या मोदी जी ने अपने भाषण में उस दिन जब हो रही थी बात, क्या उनके पिताजी और कौन एक ताले वाले थे, उनसे बड़ी दोस्ती थी, लेकिन अलीगढ़ का ताला उद्योग आज है कहाँ। कितनी बर्बादी के कगार पे पहुंच गया आज। वहां ताले जो बनाने वाले मजदूर थे या जो कल कारखाने थे छोटे छोटे, उनके हाथ क्या है। मुरादाबाद क्या बर्तन उद्योग कहाँ चला गया है। इस तरह की बातें अगर आप खोज कर देखेंगे तो राजीव जी बहुत ही धुंधली तस्वीर दिखाई देगी, जहां विकास का कोई मतलब नहीं रह जाता है। घोषणाएं तो बहुत सारी होती हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप कुछ भी घोषणा करते रहिए, कुछ भी दावा कर दीजिए, क्योंकि विज्ञापनों से और आपके जो रिपोर्ट कार्ड के बारे में कोई, चूंकि विपक्ष भी आज हमारा वैसी तरह का है, तो उसमें उसको भी थोड़ा सा जो काम करने में थोड़ा सा आलस्य लगता है कि काम करना लगेगा, भाषण दे दो, बयान दे दो, ट्वीट कर दो तो तक संभव है। लेकिन एक बार उनके जो रिपोर्ट कार्ड है उसको थोड़ा पॉइंट दर पॉइंट अध्ययन करके जब बताओ तो सही कि हाँ भाई क्या बोल रहे हैं, ये क्या है इनका रिपोर्ट कार्ड। अब रोज खबरें कोई भी दिन हम नहीं देखते हैं अखबार में उठा करके, अखबारों में उत्तर प्रदेश के किसी न किसी शहर से, हालांकि खबरें बहुत छन के आती हैं, विज्ञापनों का इतना दबाव है, योगेश अच्छी तरह बता पाएंगे, जानते होंगे कि खबरें जो छपती हैं वो बहुत ही छन कर आती हैं, छन करके छपती हैं कि आज एक बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, बच्ची की हत्या हो गई, बच्ची के बलात्कार के बाद उसकी जघन्य हत्या हो गई, और इस तरह की ऐसी ऐसी घटनाएं जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो वो सब घटनाएं हो रही, लगातार हो रही हैं। दलितों की हत्याएं हो ही रही है, पिछड़ी जातियों की, अल्पसंख्यकों की हत्याएं हो रही है, ब्राह्मणों की, बनियों की, मतलब जो अभी पहले भी मैंने कहा था। तो एक खास तबके में भय का माहौल है। भय का माहौल उनके अपराधियों में नहीं है, भय का माहौल है कि किसको अपराधी बता करके पुलिस कब उठा ले जाएगी, कब उनसे वसूली करेगी, या कब उनको ठिकाने लगा देगी, कब उनको ठोक देगी, और उसको लेकर के पुलिस को उसके आला अफसरों का और इस सरकार के आला नेता जो मुख्यमंत्री हमारे हैं उनका संरक्षण प्राप्त होगा। इस भरोसे के साथ आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था काम कर रही है। जी राजीव। तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह, और ये इसलिए सवालिया निशान इसलिए क्योंकि आए दिन हम लगातार देखते हैं कोई न कोई ऐसी घटना सामने आती है जो सुर्खियां बटोरती है, लेकिन
जो परिवार होता है वो झेलता है। और जैसा शुरुआत में मैं बोल भी रहा था कि आप भले 20 लाख रुपए दे दो, भले आप नौकरी दे दो, भले बच्चे की पढ़ाई की एक बात कर दो, वादे कर दो, दावे कर दो, जो भी कर दो, लेकिन जो चला गया उसका क्या, वो लौट कर नहीं आएगा और उसकी कमी उस परिवार को हमेशा खलेगी। और इसमें भी खासकर अपराधी अगर नहीं है, कोई सामान्य जन है और उसके साथ ऐसी घटना घटती है, चाहे वो बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हो, चाहे किसी ऐसे मनीष गुप्ता जैसे लोग हों या तिवारी जैसे लोग हों जिनको पुलिस की बेरहमी का शिकार बना दिया जाता है, तो फिर आगे क्या कुछ कहेंगे। लेकिन उसके अलावा एक बात आप लोगों के सामने, क्योंकि आप लोगों में से कई लोग जानना भी चाह रहे हैं, भवानीपुर में जो उपचुनाव है उस चुनाव पर नजरें सबकी टिकी हुई हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। उपचुनाव में उनका लड़ना और जीतकर आना बहुत जरूरी है ताकि उनकी कुर्सी बची रहे और अगले 40 दिनों में उनको किसी भी हाल में वहां पर इलेक्टेड एमएलए बन के आना है। और वहां आज 5 बजे शाम तक 53.22 यानी कि 53 से थोड़ा सा अधिक मतदान, ज्यादा अच्छा तो नहीं हुआ है लेकिन फिर भी लोग निकल के आए हैं और माना जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि एक तरफा शायद जीत होगी ममता बनर्जी की। तो इस खबर के साथ इस कार्यक्रम को अब समाप्त करना चाहूंगा और हमारे साथ 3 नहीं 4 खास मेहमान जुड़े रहे। हमारे साथ सीधे लखनऊ से योगेश जी जुड़े रहे, अपनी बातों को इन्होंने रखा। हमारे साथ भारत शर्मा जी जुड़े रहे सीधे भोपाल से और उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं उत्तर प्रदेश को, हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ ही अमलेंदु उपाध्याय जी, ये भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी दखल रखते रहे हैं और पत्रकारिता करते ही हैं, हमारे साथी हैं, ऑनलाइन एडिटर हैं। और साथ साथ जयशंकर गुप्त जी जुड़े रहे उत्तर प्रदेश में। जयशंकर जी के बारे में क्या बताऊं, हर चीज इन्होंने देखा है, झेला है और चाहे वो 70 के दशक में चले जाएं, इमरजेंसी के दौर की बात करें और मीसा एक वर्ड है, आप लोगों में जो नवयुवक हैं जो नहीं जानते होंगे इस वर्ड को समझिए, इस वर्ड को समझने की जरूरत है। और उसके बंदी रह चुके हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जयशंकर गुप्त जी, और लेकिन शासन प्रशासन से बिल्कुल दो आंख करना और अपनी कलम में रफ्तार बनाए रखना, ये इनकी पहचान है जयशंकर जी की। और वहीं दूसरी तरफ योगेश जी हैं जो लखनऊ से, आज आप देखिए कि बहुत सारे साथी, बहुत सारे पत्रकार जुबान खोलने से पहले 4 बार सोचते हैं, इधर उधर से गलियां देखते हैं और पतली गली से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये हिम्मत की दाद है कि हमारे साथी योगेश मिश्रा जी खुल करके अपनी बात रख रहे हैं। तो आप सब अपनी बातों को रखते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। और इसकी तारीफ हमारे साथी, जो हमारे दर्शक, जो लगातार, दर्शक कहना भी अब अच्छा नहीं लगता है, साथी ही हैं जो लगातार करते हैं और हमारे एक हम सफर हो गए हैं, साथ साथ चलते हैं पैरेलली। आप लोग अपनी बातों को रखते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में आप लोगों की तारीफ करते हैं, कभी आपकी बातें पसंद ना आए तो अपनी बात रखते हैं, हर तरह से कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को रखते हैं। तो ये तमाम साथी भी हैं जो लगातार पैनी नजर रखे रहते हैं और इस कार्यक्रम को देखते हैं, इंतजार करते हैं। तो आप तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप लोगों को भी और आप चारों हमारे साथियों, आप चारों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े रहे इस कार्यक्रम में और अपनी बातों से, अपने विचारों से देश दुनिया को आप लोगों ने अवगत कराया। असलम चिश्ती लिख रहे हैं कि थैंक्स गॉड डीबी लाइव जैसा चैनल इस युग में है जो सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल कर सकता है, सच्चे सच्चे सवाल कर सकता है। बहुत धन्यवाद। कायम खान जी लिख रहे हैं कि राजीव सर दीदी 100% जीतेगी। बिल्कुल यही खबर तो आ भी रही है। मोहम्मद तफसील आलम भी हमारे साथ। सत्य राही लिख रहे हैं कि किसी को पकड़कर विदेशी फंडिंग करने वाले बता दें। मिराज अंसारी लिख रहे हैं कि एकदम राइट राजीव जी, आपकी न्यूज के साथ हम लोग हैं, खुल के हैं। बहुत धन्यवाद मिराज अंसारी भाई आपको भी। और रूपराम गोरवाल जी कह रहे हैं घना धन्यवाद हो राजीव जी, थान जी। बहुत धन्यवाद रूपराम गोरवाल जी हमें राजस्थान से देखते हैं और थोड़ा राजस्थानी अंदाज में लिखते हैं तो अच्छा ही लगता है। आप ऐसे ही लिखा कीजिए रूपराम गोरवाल जी, अच्छा लगता है। आपकी जो भाषा है थोड़ी राजस्थानी टच देते हुए जो लिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। देवेंद्र चटर्जी भी लगातार जुड़ते हैं हमारे साथ, जो लिख रहे हैं कि जोगी मोदी का हाथ
खून से रंगा है, ये लोग से अच्छा क्या उम्मीद कर सकते हैं, इन लोगों से अच्छे की क्या उम्मीद कर सकते हैं। ना उम्मीदी की बात कर रहे हैं देवेंद्र चटर्जी जी। लेकिन देवेंद्र भाई, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि इनको कुर्सी तक बैठाना और कुर्सी से उतारना जनता का काम है, और जनता जिस दिन अपने उस पर आ जाती है, क्योंकि 5 साल में जब रिपोर्ट कार्ड, अब 4.5 साल में ये रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं, लेकिन 3 महीने बाद जब वोट पर ठप्पा लगेगा, जाकर के जब बटन दबाएगी जनता, तब समझ में आएगा कि हमने क्या गलती की थी, क्यों उतार दिए गए। तो खैर ये रहता है। दीपक तिवारी जी हैं जो कह रहे हैं यूपी में बीजेपी समाज कल्याण की बात जरूर करती है, लेकिन इसके पीछे जाति धर्म संप्रदाय को बांटने और झूठा प्रचार प्रसार किया। योगी बाबागिरी पे ध्यान दें, नहीं तो जनता ठोकेगी तो आवाज नहीं निकलेगी। ये कहना है दीपक तिवारी जी का। कमरे आलम भी हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं ममता बनर्जी कम से कम 50,000 वोट से जीतेंगी। गुड नाइट लिख रहे हैं। मोहम्मद नदीम भी हैं जो वादे दावे करो, कोई सवाल करो तो ठोक दो मीसा। बिल्कुल ये कमरे आलम कह रहे हैं, नहीं ये माफ करें मोहम्मद नदीम कह रहे हैं। मोहम्मद सलीम भी हैं जो कह रहे हैं जयशंकर सर बहुत सही कह रहे हैं। और मोहम्मद रब्बानी हैं जो कह रहे हैं कि सर्दी दे कम से कम 80,000, दीदी कम से कम 80,000 वोट से 50,000 वोट से जीतेंगी। देवेंद्र चटर्जी लिख रहे हैं आई लव गुड डीवी लाइव, गुड नाइट। जावेद इकबाल लिख रहे हैं राजीव जी राजनीति पर आपकी बहुत स्ट्रांग पकड़ होती है, कीप इट अप। बहुत धन्यवाद जावेद इकबाल भाई कि आप हमें सुनते हैं और सराहते हैं। आप लोगों की सराहना, आप लोगों का की जो ये बातें होती हैं, इससे एक अलग तरह का उत्साह वर्धन होता है, एक अलग एनर्जी मिलती है। और उस एनर्जी को कायम अगर रखना है हमारे अंदर, हमारे जो पैनलिस्ट होते हैं उनके अंदर, तो आप लोगों की बातें और झूठी तारीफ नहीं, जो तारीफ अगर करने लायक हो तो तारीफ कीजिए, और कहीं बुराई करने लायक हो तो बुराई भी कीजिए। अगर कोई बात गलत लगे हमारी तो वो भी आप लोग जरूर लिखिए, और आप सबका इसमें हम स्वागत ही करेंगे, इस्तकबाल करेंगे। मोहम्मद अजीज भी हैं जो आप बहुत सटीक हैं, आप लिख रहे हैं। मोहम्मद नदीम भी हैं, गुड इवनिंग ऑल लिख रहे हैं। मोहम्मद अशरफ आलम लिख रहे हैं ये रोज रोज भी हिंदूवादी से तो एक तरफा जंग हो जानी चाहिए, हिंदू मुसलमान को ये पता हो जाना चाहिए आमने सामने की टक्कर क्या होती है, या तो ये देश रहेगा या लोग रहेंगे, रोज रोज का काम है। लेकिन मोहम्मद अशरफ भाई जी आपको मैं बता रहा हूं, ये काम ना हिंदू ना मुसलमान, देश की जनता जो है वो नहीं चाहती है, लड़वाना कोई और चाहता है। और हम उनके इशारे पर क्यों लड़ें ये भी सोचना होगा, क्यों किसी दूसरे के इशारे पर हम लड़ें, उनके लिए लड़ें। अरे भाई हम तो अगर ऐसा ही था तो मुगलों के शासन 400 साल का जो शासन काल रहा, 1500 से लेकर के और खासकर 1857 में जब अंग्रेजों के खिलाफ पहली लड़ाई हुई, उससे पहले उस समय तक आपको याद होगा मुगल आए, उससे पहले और भी आए सब लोग, वो लोग तो हिंदुओं को खत्म कर देते, उन्होंने तो हिंदुओं को खत्म नहीं किया। तो इसका मतलब है कि सब मिलजुल के रहते रहे और आज भी मिलजुल कर रहेंगे। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, और अब हमारे देश के नेताओं ने वही उसी अंग्रेजों के रास्ते को अपना रास्ता बना लिया है। फूट डालो और राज करो, जहां हिंदू मुस्लिम आमने सामने वहां हिंदू मुस्लिम करो, और जहां हिंदू मुस्लिम नहीं है वहां जाट और सिख करो, जाट और कुछ और करो, वहां किसी और को लड़ाओ, कहीं ब्राह्मण और क्षत्रिय को लड़ाओ, कहीं अगड़ों और पिछड़ों को लड़ाओ, यही तो चलता है। और इसमें अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम और आप मिलकर के एक बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश करें, एक बेहतर हिंदुस्तान बनाने की कोशिश करें, और हम और आप, हम सब के बीच जो ताकत है वो वोट की ताकत है, उसका सही इस्तेमाल करें। जब भी वोट वाला दिन आए जाके वोट डालें और उसका सही इस्तेमाल करें। और अगर ईवीएम में कहीं खराबी नजर आए, ईवीएम में कहीं गड़बड़ घोटाला नजर आए, वहां जाकर के हंगामा कर दें, यही जरूरत है, क्योंकि वो अपनी ताकत है। और इसका ख्याल बिल्कुल रखिए। मेरा अंसारी हैं, बहुत सारे साथी लगातार दीपक तिवारी लिख रहे हैं, आप सभी पैनलिस्ट व डीवी लाइव के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, बहुत आभार। अब्दुल रहमान भी हैं, आप अच्छी बात करते हैं लिख रहे हैं। कमील शेख भी हैं हमारे साथ, मोहम्मद सलीम भी हैं जो कह रहे हैं किसी सर ऐसी कोई किसी को कोई 20 लाख नहीं मिलता है हमारे देश में, अगर आर्मी मर जाता है उनके परिवार को कुछ मिलता ही नहीं, आम लोगों को क्या मिलेगा। प्रमोद यादव कह रहे
रहे हैं इटावा से हैं, शायद कह रहे हैं योगी राज में तो भी जो भी हो रहा है उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। मोहम्मद रब्बानी भी हैं और उसके अलावा लिख रहे हैं मेरी थीमेटिक मेरी बेटी है 8 साल की, जारा वह भी बोल रही है कि दीदी जीतेगी। मोहम्मद रब्बानी की बेटी कह रही हैं, 8 साल की है बेटी उनकी, और वो भी कह रही हैं कि इस चुनाव में दीदी जीतेंगी। बिल्कुल। फिर देवेंद्र महीश हमारे साथ, देवेंद्र महीश 1978 कह रहे हैं राजीव जी गुड नाइट, आपका शो डीपली। बहुत धन्यवाद आपको, मोहम्मद अशरफ को भी और अब्दुल जब्बार को भी, तमाम साथियों। अब मोहम्मद इश्तियाक भी हैं जो कह रहे हैं राजीव भाई बहुत अच्छा, गुड न्यूज भाई मिस्टर राजू भाई, बहुत धन्यवाद आपको भी। और जावेद इकबाल जी ने कह दिया है गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। तो अब मैं भी कहूंगा गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। दोस्तों राम किशन भी हैं, मोहम्मद इजहार भी हैं, मिराज अंसारी, तमाम साथियों। अब सुनील कुमार भी हैं, अंजू पांडे भी हैं, कमिल शेख भी हैं, तो दीपक तिवारी भी। तो अब आप सबसे मैं भी इजाजत चाहूंगा और कल शाम 7 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी। मुखातिब होऊंगा आपके सामने कुछ और खबरों के साथ, कुछ और मसलों के साथ, और जो कुछ चल रहा है कांग्रेस के अंदर, क्या वो सोची समझी रणनीति के तहत चल रहा है, शायद इस पर भी कल चर्चा हो। तो कल शाम 7 बजे आपसे मुलाकात होगी। तब तक गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।